बाकी नीचे देखो पॉट्स में छोटे छोटे प्लांट दिख रहे हैं। अभी थोड़ा और ऊपर जाओगे तो थोड़ा कल पढ़ा एलिफेंट के बारे में, परसों पढ़ा बर्ड के बारे में, तो क्या डिस्कवरी होंगी। लेकिन कौन सा होम, ऐसे जो ब्रिक वाला होम जो हमारा घर होता है वैसा पीक स्टेम है बट ये ऊपर नहीं जा सकता। बताओ सक्सेस स्टोरी ऑफ सेव साइलेंट बेल। दिस वन स्पेशल टाइप ऑफ फ्लावर व्हिच इज मेंशन्ड। पांव से अगर चलेंगे तो गिरने के चांस ज्यादा होते हैं ना, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो 100% एग्जाम में आते हैं। Hello dear kiddos, welcome to Concept Corridor, a path that will lead you from the world of information to the world of knowledge, and I'm your mentor Yogita Dhami. Beta, right now we are covering the science syllabus for young and curious mind of class 6 students, and in this series this is the second one shot of the second chapter, that is diversity in the living world. Beta, इससे पहले first chapter का one shot मैंने already upload कर दिया है. If you have not seen, go and check it out, link is given in the description box. ठीक है? Now beta, from here onwards, from second chapter onwards, after each and every one shot I will share the video of NCERT solutions also, ठीक है, so that you can comprehend the answers in a better way. Clear? Before your examination, you will get the important series, important question series also, so you can be rest assured for your science syllabus. ठीक है? Notes के लिए you can join my Telegram channel, link is given in the description box. वहां पर I will share this PDF there. ठीक है? So you are all sorted out. Clear? चलो, let's get started with this chapter here. बेटा, living world, ये नाम अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल सा और छोटा सा लगता है. But when you will go and study about it, it is a non-ending jigsaw puzzle. बेटा, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, साइंस इज अ जिक्सॉ पजल. अब साइंस को छोड़ दो, लिविंग वर्ल्ड भी अपने आप में एक जिक्सॉ पजल ही है. कितनी सारी मिस्ट्रीज अभी भी अनफोल्ड हो रही हैं बेटा. स्टिल साइंटिस्ट आर एबल टू डिस्कवर न्यू स्पीशीज. मीन्स स्टिल देयर इज सो मच टू स्टडी अबाउट दिस लिविंग वर्ल्ड, है ना. तो लिविंग वर्ल्ड को जानने से पहले बेटा एक बार हम ये देखते हैं कि लिविंग वर्ल्ड मिलता कहाँ पर है ना. डिफरेंट प्लेसेस on the earth where this living world is found, है ना. Have a look here. हर्बल गार्डन, ये आपके घर के आसपास जो बाहर एक हर्बल गार्डन होता है ना, जहां से आप प्लांट्स खरीद के ले आते हो, ये वही है. ठीक है. लेट्स गो फॉर अ नेचर्स वॉक ऑन दिस हर्बल गार्डन. वॉइस ऑफ द बर्ड. ये देखो प्लांट, ये कौन सा प्लांट है? व्हाट इज दिस प्लांट? बॉटल गार्ड, है ना. किसी के सपोर्ट से ही ऊपर गया हुआ है. बाकी नीचे देखो पॉट्स में छोटे छोटे वाले प्लांट दिख रहे हैं. अभी थोड़ा और ऊपर जाओगे तो थोड़े ऐसे हमारी हाइट वाले प्लांट भी हैं. और देखोगे तो देयर आर सम टॉल प्लांट्स ऑल्सो. सो मच ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स इन दिस स्मॉल एरिया. कितने सारे प्लांट्स तो ऐसे होंगे जिनके नाम भी नहीं पता होते हमें, है ना. इतने से एरिया में भी हाउ मच ऑफ डाइवर्सिटी यू कैन सी, इजंट इट. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट्स. लेट्स चेक आउट द एनिमल्स ऑल्सो. दिस इज अ पिक्चर ऑफ द ग्रासलैंड. ग्रासलैंड में देखो कितने वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर देयर एट वन प्लेस. दे आर ऑल स्टेइंग एट वन प्लेस. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, है ना, लैंड हैबिटेट. अगर हम यही एनिमल्स को पानी में देखने चलेंगे एक्वेटिक हैबिटेट में, तो स्टिल यू विल बी एबल टू सी सो मच ऑफ वैरायटी. इजंट इट मेस्मराइजिंग? बेटा, देयर इज सो मच ऑफ डाइवर्सिटी इन दिस लिविंग वर्ल्ड दैट वी नीड टू कैटेगराइज. अगर हम सबको एक साथ पढ़ने चलेंगे ना तो ऐसा दिमाग पजल हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक कैसे कैसे पढ़ेंगे. सो दैट्स वाई टू स्टडी अबाउट दिस लिविंग वर्ल्ड वी नीड टू कैटेगराइज देम. ठीक है, पढ़ते हैं आगे, समझते हैं. देखो पहले ये समझते हैं कि डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है. बेटा, डाइवर्सिटी का इंग्लिश मीनिंग है वैरायटी एंड द डिफरेंस. मींस एक जगह पे कितनी वैरायटी के एनिमल और उनके क्या क्या डिफरेंस, ऐसे. ठीक है. सो डाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी एंड द डिफरेंस. दिस इज द इंग्लिश मीनिंग. ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लिविंग वर्ल्ड डाइवर्सिटी, तो उसका लिए वर्ड यूज होता है बेटा बायोडाइवर्सिटी. बायो का मतलब है लिविंग, है ना. तो बायोडाइवर्सिटी refers to the variety of different plants and animals and other living organisms that are found in a particular area. बेटा, जब भी हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं ना, हम पूरे अर्थ को नहीं काउंट करते हैं. अर्थ को काउंट करेंगे तो फिर तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, इतने सारी वैरायटी है ना. तो टू कन्फाइन इट, टू स्टडी इट इन अ बेटर वे, वी नीड टू टेक अ स्मॉलर एरिया. जैसे हम बोलेंगे पोलर रीजन, या फिर हम बोलेंगे एक नेशनल पार्क. इस नेशनल पार्क की बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, है ना. एक सेंचुरी की बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, या फिर एक डेजर्ट की बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, है ना. तो हम एक एरिया को कन्फाइन कर लेते हैं, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन एंड एनवायरमेंट. ठीक है. नाउ हाउ यू विल स्टडी अबाउट दिस बायोडाइवर्सिटी? वी विल स्टडी इट बाय to understand more about the diverse living world, we need to divide it into the different categories. मैंने बताया ना, पोलर रीजन, डेजर्ट, स्मॉल नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ऐसे अलग अलग कर लेते हैं, है ना. तो उसके लिए हम किसको डिवाइड करना पड़ता है. नाउ आफ्टर डिविजन ऑल्सो बेटा वी नीड टू ग्रुप द प्लांट्स एंड एनिमल्स और द लिविंग वर्ल्ड, है ना. ग्रुपिंग करके पढ़ी जाती है. हम एक ग्रुप के एक टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको एक साथ पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक वालों को सबको एक साथ पढ़ लिया, है ना. फ्लाइंग वालों को एक साथ पढ़ लिया,
टॉल टॉल ट्रीज को एक साथ पढ़ लिया ऐसे, तो ग्रुपिंग करनी जरूरी होती है। नाउ क्वेश्चन, व्हाई ग्रुपिंग इज रिक्वायर्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये आने के चांसेस हैं, ठीक है। व्हाई ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नेसेसरी? ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नेसेसरी टू सिंप्लीफाई द स्टडी एंड मेकिंग इट इजियर टू आइडेंटिफाई, कंपेयर एंड क्लासीफाई, है ना। अब बेटा देखो, अगर आपने सारी फिश एक साथ ग्रुप करके पढ़ी तो आप उनमें कंपेयर कर सकते हो ना कि कौन कैसे मूव कर रहा है, कौन कितना टर्न ले सकता है, कौन ऊपर आ सकता है, कितनी देर हवा में जाके टर्न ले सकता है ना, कौन किसको खा रहा है। सो दिस वे यू कैन स्टडी अबाउट देम। बट अगर आप फिश और एक एलिफेंट को साथ में पढ़ने चलोगे तो हाउ यू विल स्टडी अबाउट इट, है ना। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू ग्रुप द ऑर्गेनिज्म और लिविंग दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स टू स्टडी देम इन अ बेटर वे। क्लियर? चलो सेकेंड, it helps in understanding the evolutionary relationship and the role in the environment। बेटा जब हम ग्रुप करके पढ़ेंगे ना तो हम उसमें कंपेयर कर सकते हैं कि आज से 100 ईयर पहले ये कैसे थे, नाउ हाउ दीज ऑल इवॉल्व टुगेदर। सो it becomes easy to understand that how they all evolved, how they adapted in their environment, ठीक है। एंड थर्ड इज इट हेल्प्स साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड देयर वास्ट डाइवर्सिटी। बेटा साइंटिस्ट ऐसे ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, है ना, तभी ये डिस्कवरीज होती हैं। अब आज पढ़ा साइंटिस्ट ने पढ़ा फिश के बारे में, कल पढ़ा एलिफेंट के बारे में, परसों पढ़ा बर्ड के बारे में, तो क्या डिस्कवरी होंगी? नहीं होंगी, है ना। सो ग्रुपिंग मेक्स इट इजियर फॉर साइंटिस्ट टू स्टडी अबाउट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बेटा ये 3 मैंने आपको पॉइंट दिए, इनमें से कोई भी 2 याद कर लो, यू आर सॉर्टेड आउट, ठीक है। चलो प्लांट्स को कैटेगराइज करने के लिए, मान लो आपको एक हर्बल गार्डन में छोड़ दिया एंड यू वेंट देयर, नाउ हाउ यू विल कैटेगराइज द प्लांट्स? सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? हाइट, है ना, इतना टॉल ट्री, इतने शॉर्ट वाली ग्रास, ऐसे तो आता है। उसके अलावा देन यू कैन चेक आउट द अनदर फीचर्स लाइक फ्लावर है कि नहीं है, कोई फ्लावरिंग प्लांट होता है, कोई नहीं होता है, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा टेबल में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है प्लांट्स के नेम, देन स्टेम कैसी है, हार्ड है, सॉफ्ट है, थिक है, ब्राउन है, ग्रीन है, लाइक दिस। देन लीव्स को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हम अलग से पढ़ेंगे। फ्लावर एंड देन एनी अदर फीचर, ठीक है। बेटा ये जो प्लांट्स है ये बहुत कॉमन वाले जो आपने देखे हुए हैं, तो ये सारे का सारा टेबल आप खुद से फिल कर सकते हो। क्या क्या है? कॉमन ग्रास पता है, तुलसी, हिबिस्कस। व्हाट इज हिबिस्कस? बेटा हिबिस्कस इज वन ऑफ द प्लांट जो कि जब तक आप ये प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे ना 12th क्लास तक भी, तब तक आपको ये हिबिस्कस वर्ड पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट जिसमें बहुत फीचर्स बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं। तो इसलिए यहां से याद करना शुरू कर दो, अभी आगे जाके मैं इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी, ठीक है। होता क्या है हिबिस्कस? कौन सा प्लांट है? गुड़हल, है ना, जिसको कि चाइना रोजी बोलते हैं, ठीक है। चलो सो हिबिस्कस, नीम और एनी अदर, ये खुद से फिल करना है आपको, ठीक है। तो हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं एक बार फटाफट से देख लेते हैं। बेस्ड ऑन हाइट, बेस्ड ऑन देयर स्टेम, बेस्ड ऑन लीव्स एंड देयर अरेंजमेंट एंड देन फ्लावर एंड कलर। बेटा ये सारे के सारे फीचर्स को हमें डिटेल में पढ़ना है प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो पढ़ते हैं फटाफट से। चलो, हाउ टू ग्रुप द प्लांट्स? द फर्स्ट वी कैन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ हाइट बेटा ये है, देखो मैंने आपको सारी कैटेगरी के प्लांट्स की पिक्चर्स दी हुई हैं, यहीं से आपको मैक्सिमम चीजें पता पड़ जाएंगी, है ना। ये तो पहले से पता है, पढ़ा हुआ है ना, प्राइमरी विंग में पढ़ा था। व्हाट इज दिस? ट्री। व्हाट इज दिस? ये वाला जो प्लांट है ना ये ऑलमोस्ट मेरी हाइट का है, तो बताओ क्या होगा? ये क्या होगा? श्रब, है ना। श्रब के नीचे यहाँ ये छोटे छोटे वाले ये क्या है? दीज आर हर्ब्स, बहुत छोटे वाले। ये क्या है बेटा? ये जो किसी की हेल्प से ऊपर गया है, व्हाट इज दिस? क्लाइंबर। एंड व्हाट इज दिस जो ऐसे पूरा ग्राउंड में फैला हुआ है एंड विच इज हैविंग वेरी वेरी हेवी फ्रूट, क्या है ये? क्रीपर, ठीक है। सो दिस इज द वैरायटी ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ठीक है। पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल, डिफरेंसेस पढ़ने हैं इनके सबके, ठीक है। चलो पहले इन दोनों को देख लेते हैं। व्हाट इज दिस? ट्री। कैसा होता है? कैसा होता है इसके बारे में मुझे पढ़ाने की जरूरत है क्या? ये तो खुद ही पता होगा, बाहर जाके ट्री के सामने खड़े हो जाओ, पता पड़ जाएगा। कैसा होता है बताओ? टॉल, है ना, दे ग्रो वेरी टॉल। स्टेम कैसा है? थिक, हार्ड, ब्राउन, वुडी, सब कुछ लिख लो। उसके अलावा द ब्रांचेस, अब ब्रांचेस देखो बेटा, जब मैं इस ट्री के नीचे खड़ी होती हूँ ना तो आई रीच ऑलमोस्ट हियर, तो ग्राउंड से देखो कितने ऊपर स्टेम जो ब्रांचेस है वो शुरू हो रही है ना। तो द ब्रांचेस यूजुअली स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम अवे फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से बहुत ऊपर जाके तब जाके स्टेम ब्रांचेस ऊपर शुरू होती हैं, तो ब्रांचेस आर वेरी हाई, ठीक है। एग्जाम्पल खुद से लिखना, एग्जाम्पल नहीं बताऊंगी मैं आपको, अब ट्री के एग्जाम्पल बताने की जरूरत पड़ेगी, वो तो आते हैं ना। चलो श्रब में आ जाओ। श्रब, प्लांट्स दैट आर नॉट एज टॉल एज ट्री, बड़े तो होते हैं हमारी हाइट के जितने होते हैं लेकिन ट्री के जितने बड़े नहीं होते, ठीक है।
अब स्टेम देखो बेटा, स्टेम ब्राउन तो है ना, ब्राउन है, वुडी है, लेकिन थिन है, और थिन होगी तो वीक भी होगी, इतनी स्ट्रांग तो नहीं होगी जितना ये ट्री का है ना। सो दे हैव मेनी ब्राउन थिन वुडी स्टेम, ठीक है, दे आर नॉट एज हार्ड एज ट्री। उसके अलावा ब्रांचेस, अब ब्रांचेस देखो, इसकी ब्रांच थी इतनी ऊपर, इसकी ब्रांचेस देखो बिल्कुल जमीन से ही ऑलमोस्ट शुरू हो गई है ना। सो द ब्रांचेस इन द श्रब्स आर ऑलमोस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ओनली, ठीक है। नाउ ये देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एग्जाम्पल रोज प्लांट है ना, रोज प्लांट के लिए मैंने बताया था हिबिस्कस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल। कैसा है हिबिस्कस? ये होता है बेटा हिबिस्कस, देखा ये वाला फ्लावर गुड़हल का, है ना, चाइना रोज, दिस इज हिबिस्कस, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्लांट देखते हैं बेटा, ट्री और श्रब हो गया। अब हम आते हैं हर्ब्स पे। हर्ब्स कैसी होती है? सबसे छोटी वाली प्लांट, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ग्रास, बिल्कुल जमीन पे होती है ना। कोई स्टेम होती है क्या? हर्ब्स में यूजुअली स्टेम होती तो है, बहुत ग्रीन वाली होती है, थिन ग्रीन। ग्रास में तो नहीं होती, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे हर्ब्स, टमाटो, टमाटो इज अ हर्ब, है ना, तो टमाटो, तुलसी, ये सारे हर्ब है, तो उनकी जाके स्टेम देखना कैसी होती है, ग्रीन होती है, ब्राउन नहीं होती, ग्रीन होती है, थिन होती है और टेंडर होती है। ऐसे एक हाथ से अगर इसे तोड़ने चलोगे तो टक टूट जाएगी, ठीक है। देखो हर्ब्स आर टिपिकली स्मॉल प्लांट्स, सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, एग्जाम्पल टोमेटो प्लांट, ग्रास, ये सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं किस पे, क्लाइंबर पे। क्लाइंबर कैसा होता है बेटा? क्लाइंब कौन करेगा? किसी की हेल्प लेके अगर कोई क्लाइंब कर रहा है, इसका मतलब वो बहुत वीक है ना। सेम थिंग, क्लाइंबर्स आर द प्लांट विद वीक स्टेम दैट नीड्स सपोर्ट टू क्लाइंब। इनको किसी दूसरे प्लांट का सपोर्ट चाहिए होता है ऊपर जाने के लिए, है ना। और बेटा अगर कोई चीज किसी के सपोर्ट से ऊपर जा रही है और खुद वीक है, तो या क्या वो भारी कोई स्टफ को पकड़ सकता है? नहीं, है ना बेटा। ऐसे वाले प्लांट में या तो फ्रूट नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। बड़े वाले फ्रूट नहीं हो सकते इसमें, बड़ा फ्रूट होगा तो नीचे गिर जाएगा ना पूरा, इसलिए, ठीक है। देखो यूजुअली दे हैव स्मॉल और नो फ्रूट। एग्जाम्पल बताओ जल्दी से, एक एग्जाम्पल तो पक्का पता होगा, हर घर में होता है वो। अब वो मुझे कमेंट करके बताओ, अभी मैं नहीं बताऊंगी उसको यहाँ पर, है ना बेटा। उसके अलावा, उस प्लांट के अलावा, वो है नॉन फ्रूट वाला प्लांट, उसके अलावा बेटा बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड, ये सारे कद्दू, नॉट कद्दू, करेला, लौकी, तोरी, कुकुम्बर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, क्लाइंबर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लास्ट वन, क्रीपर, ठीक है। क्रीपर में क्या होता है बेटा? क्रीपर और क्लाइंबर में क्या फर्क है? क्लाइंब करके ये ऊपर चढ़ सकता है, क्रीपर ऊपर नहीं चढ़ सकता। इसकी भी वीक स्टेम है, बट ये ऊपर नहीं जा सकता। बताओ क्यों? आंसर पिक्चर में है, बिकॉज ऑफ द हेवी फ्रूट। बेटा इतना बड़ा इनमें फ्रूट लगता है, अगर ये ऊपर चढ़ेंगे तो वो फ्रूट उसको नीचे ही ड्रैग कर लेगा, टूट जाएगा, है ना। सो दैट्स व्हाई दीज प्लांट्स ऑलवेज क्रॉल ऑन द ग्राउंड, क्रीपर बोलते हैं इनको, ठीक है। एग्जाम्पल पंपकिन वाला प्लांट, वाटरमेलन प्लांट, एशगर प्लांट, दीज ऑल क्लियर। चलो, सो दिस वाज द कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रुपिंग की ओर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट ग्रुपिंग हो सकती है सेकंड वाली, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम। अभी मैंने शुरू में बताया था स्टेम कैसी हो सकती है बेटा, दो टाइप की, हार्ड एंड सॉफ्ट, है ना, हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेम। इसके बारे में भी फटाफट पढ़ लेते हैं, है ना, पढ़ना तो है ही। Some plants are having very hard and tough stem, है ना, usually found in trees and shrubs. Shrub और जो tree थे उनकी स्टेम थी हार्ड वाली, वुडी वाली, है ना। लेकिन जो बाकी थे हर्ब्स या फिर क्लाइंबर, क्रीपर, उनकी स्टेम कैसी थी? सॉफ्ट, टेंडर, ग्रीन, है ना। तो ये है डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, ठीक है। स्टेम के अलावा बेटा और क्या डिफरेंस हो सकता है? बेस्ड ऑन ब्रांचेस। ये थर्ड है, ये थर्ड ग्रुपिंग है ना। ब्रांचेस में क्या था? कुछ ऐसे प्लांट थे जिनकी ब्रांचेस बहुत ऊपर से शुरू हो रही थी, कुछ ऐसे प्लांट थे जिनकी ब्रांचेस बिल्कुल ग्राउंड से शुरू हो रही थी, है ना। सो दिस इज अगेन अ डिफरेंस हियर। ब्रांचेस दैट स्टार्ट्स ग्रोइंग नियर द बेस ऑफ द स्टेम, नियर द बेस ऑफ द स्टेम, बताओ कौन है? कौन है? श्रब्स, हर्ब्स। यहां पर हायर अपॉन द स्टेम, सारे ट्रीज। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? चलो ये तो था इजी वाला। अब आते हैं बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज बेस्ड ऑन लीफ वेनेशन। पहले तो वेनेशन मतलब समझते हैं, उसके बाद इसमें आएंगे। बेटा अपने हाथ को ऐसे उल्टा करके देखो, अभी देखो आपको यहाँ पे छोटी छोटी वेन्स दिख रही हैं, क्या है ये? दीज आर द ब्लड वेसल्स। व्हाट दीज आर डूइंग? दीज ब्लड वेसल्स आर कैरिंग द न्यूट्रिएंट टू ऑल ओवर योर बॉडी, है ना। यही ब्लड वेसल तो ले जाती हैं। ऐसे ही बेटा प्लांट्स में भी वेन्स होती हैं जो कि सारा का सारा फूड, वाटर सब जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब बेटा वो वेन्स का जो पैटर्न होता है, जो एक पैटर्न निकल के आता है लीफ में,
उसी को बोला जाता है वेनेशन। अब देखेंगे, समझेंगे आगे। देखो यहाँ पर बेटा, लीव्स हैव वेन्स दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट, है ना। नाउ द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। उसी वेन्स के पैटर्न को ही वेनेशन बोला जाता है ना। और ब्रॉडली बेटा जो लीफ होती है उसमें 2 टाइप के वेनेशन मिलते हैं आपको, ये वाले, एक ये मिलता है और एक ये, ठीक है। इस वाले में देखो कैसा नेटवर्क टाइप का लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जो स्पाइडर वेब होता है ना, मकड़ी का जाल। इट इज ऑल वेब्ड टाइप, दिस इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वर्ड वेनेशन वाला वर्ड 100% यू विल सी इन योर एग्जामिनेशन, किसी न किसी फॉर्म में आना ही आना है, ठीक है। तो वेनेशन क्या नाम है इसका, रेटिकुलेट वेनेशन। अब यहाँ की वेन देखो बेटा, यहाँ पे कोई नेटवर्क दिख रहा है क्या, ऐसा कोई स्पाइडर वेब टाइप दिख रहा है? नो, हियर ऑल द लाइंस आर गोइंग वन आफ्टर द अदर, दिस इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन, ठीक है। हैव अ लुक हियर, सी द डिफरेंस। रेटिकुलेट वेनेशन क्या है, यहाँ पर द वेन्स फॉर्म अ नेटवर्क इन द लीफ। यहाँ पर कैसा बन गया, बिल्कुल एक नेटवर्क बन गया। यहाँ पर वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। ये तो इजी है, समझ में आ गया इतना। अब सेकंड वाला जो पॉइंट है ना बेटा, उसको हम सिर्फ एक बार रीड करेंगे, समझेंगे नहीं, अभी समझेंगे इसके थर्ड वाली स्लाइड में, ठीक है। सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ये देखो, इट इज फाउंड कॉमनली इन डाइकॉट प्लांट एंड इट इज फाउंड कॉमनली इन मोनोकॉट प्लांट, ठीक है। अभी मोनोकॉट और डाइकॉट को समझेंगे, तब यहाँ पे दोबारा से बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो, रेटिकुलेट मीन्स वेब्ड वाला वेनेशन एंड पैरेलल मीन्स लाइंस गोइंग पैरेलल। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन रूट्स। बेटा रूट के बेसिस पे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। अब बेटा रूट के बेसिस पे डिफरेंशिएट करने के लिए क्या हमको प्लांट्स को बार बार उखाड़ना पड़ेगा? बताओ, हम कितने सारे प्लांट्स वेस्ट कर देंगे, है ना। अगर हर बच्चा रूट को चेक करने के लिए प्लांट्स को उखाड़ दे, देन इट इज अ प्रॉब्लम, है ना। सो इज देयर एनी वे दैट वी कैन चेक द रूट आफ्टर सीइंग द टॉप पार्ट ऑफ द प्लांट? हम प्लांट को ऊपर से देख के भी क्या रूट के बारे में पता कर सकते हैं? यस, पता कर सकते हैं, है ना। कैसे होता है देखते हैं। अभी पहले रूट का स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है। देखो बेटा, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रूट। 2 टाइप की रूट होती हैं। एक ये फर्स्ट वन, दिस इज कॉल्ड टैप रूट एंड दिस इज कॉल्ड फाइब्रस रूट। कैसी है ये, क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? यहां वाले हैं बेटा, देखो एक मेन रूट है और बाकी छोटे छोटे हेयर्स हैं। यहां पर आपको कोई मेन रूट दिख रहा है क्या? देखो इसी के दूसरी पिक्चर दिखाती हूं मैं आपको, ये देखो, दिस इज टैप रूट। बेटा जहां पर भी टैप रूट होता है वहां पर एक मेन रूट होती है और उसमें से फिर छोटे छोटे से सेकेंडरी रूट आती हैं, ये वाली, है ना। और फाइब्रस रूट में देयर इज नो मेन रूट, ऑल द रूट्स आर कमिंग फ्रॉम एज अ बंच। ये क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अब डिफरेंस देखो इसका। देखो टैप रूट क्या होते हैं? दीज रूट्स हैव वन मेन रूट, बताया मैंने, एंड दैट ग्रोज स्ट्रेट डाउन विद द स्मॉलर साइड रूट ब्रांचिंग फ्रॉम इट। मेन टैप रूट दैट इज डायरेक्टली गोइंग डाउन, टैप रूट है जो बिल्कुल नीचे जाती है और उसके साइड साइड से ये ब्रांचिंग होती है छोटे छोटे रूट्स की, ठीक है। इसमें क्या होता है फाइब्रस रूट में? दीज रूट्स आर द बंच ऑफ थिन सिमिलर साइज्ड रूट। यहां पर जो मेन रूट था वो थिक है, बाकी से ज्यादा साइज में बड़ा है, यहां पर ऑलमोस्ट सेम ही साइज के होते हैं, ठीक है। सो सिमिलर साइज्ड रूट्स दैट स्प्रेड आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना बेटा, यहां पर ये वाले प्लांट में जैसा रूट होता है ना वैसा ही शूट भी होता है और वैसी ही लीफ भी होती है। यस, देखो यहां पर इसके ऊपर अगर मैं प्लांट बनाने जाऊं ना तो ये बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, यहां से और यहां से ऊपर ब्रांचेस शुरू होंगे और इसकी लीफ भी ऐसी होगी। देखो तो लीफ में भी देयर इज वन मेन वेन, ये देखो यहां पर एक मेन वेन है और साइड में वेन निकल के आ गई, ये देखो ऐसे। अब ऐसी वाली लीफ को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। और यहां में देखो बेटा, यहां का जैसे आपका नीचे का ही मिल रहा है ना बंच, ग्रास को दिमाग में रखो, ग्रास को जैसा नीचे वैसा ही ऊपर भी। तो इसकी जो लीफ होती है ना वो ऐसी होती है कुछ, ये देखो, देयर इज नो मेन वेन। जैसे यहां पर एकदम बंच में आ रहा है ना वैसे यहां पर भी है। आप बताओ रिलेशन, आप बताओ हाउ यू कैन चेक द रूट्स विदाउट प्लकिंग द प्लांट्स।
ऊपर से देख के आप कैसे बता सकते हो कि किसी प्लांट की रूट कैसी होगी? बेटा अगर किसी प्लांट की लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन है, इसका मतलब उसका अंदर का जो रूट होगा वो टैप रूट होगा मैक्सिमम। और यहां पर अगर आपकी जो लीफ है उसमें पैरेलल वेनेशन है, तो यानी उसकी जो रूट होंगी वो कैसी होंगी? फाइबरस रूट होंगी। ठीक है, इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये केस स्टडी में भी आता है। ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। ऐसे करके डायग्राम बना के देखो, अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा यहां और पढ़ लेते हैं। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। यहां पर एग्जाम्पल क्या होंगे बेटा? फाइबरस रूट के एग्जाम्पल क्या होंगे? सारे के सारे जो ग्रासेस होती हैं, है ना, ग्रासेस। यहां पर मस्टर्ड प्लांट, हिबिस्कस प्लांट, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वो सारे। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ कमिंग टू द बेस्ड ऑन सीड्स। अब देखो हमने स्टेम पढ़ लिया, रूट पढ़ लिया, लीफ पढ़ लिया, अब उसका सीड भी तो पढ़ेंगे ना बेटा। सीड भी दो टाइप के होते हैं। आप में से कितने लोगों ने राजमा के दाने देखे हैं? चिकपीस देखे होंगे, है ना। तो बेटा ये जो है किडनी बीन्स या फिर चिकपीस, इनको अगर आपने कभी भिगा के देखा हो तो व्हेनेवर यू सोक देम, वो दो हिस्सों में ऐसे टूट जाते हैं, है ना। लेकिन वहीं पर अगर आपने कभी कॉर्न देखा हो, कॉर्न, मक्का, कॉर्न के सीड को अगर आप बॉईल भी कर लो ना, तब भी वो दो पार्ट नहीं होता, वो सिंगल ही रहता है, एक। दिस इज द डिफरेंस इन द सीड। ठीक है बेटा, ऐसे सीड जहां पे दो पार्ट बन जाए उसको बोला जाता है डाइकॉट। और जहां पर सिंगल रहता है उसको बोलते हैं मोनो का मतलब वन, डाई का मतलब टू। ठीक है, देखो डिफरेंस यहां पर। सीड्स आर द स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट्स दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट, ये तो पता ही है ना। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ सीड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स, है ना। अब कॉटिलिडन क्या है? कॉटिलिडन ही वो दो पार्ट हैं जो मैं बता रही हूं, है ना। यहां देखो ये क्या हुआ? दिस इज लेट्स से किडनी बीन, है ना। यहां पर आपने सोक किया और उसको खोला तो दो पार्ट मिल गए। दिस इज डाइकॉट, टू कॉटिलिडन, ये है कॉटिलिडन, तो टू कॉटिलिडन और डाइकॉट। यहां पर ये देखो, दिस इज अ मेज, मतलब वही मक्का, तो यहां पर कोई दो पार्ट नहीं है, सिंगल वन ही है, दिस इज मोनोकॉट। ठीक है, अब देखो डिफरेंस बेटे। डाइकॉट्स यानी डाइकॉटिलिडन जो सीड होते हैं, these seeds have two cotyledons which can split into two parts. Monocot में these seeds have single cotyledon, these cannot be broken down into two pieces. ठीक है, अब एक और खास बात बेटा, यहां पर जो डाइकॉट प्लांट होते हैं ना, इनकी रूट ऐसी वाली होती है, ऐसी वाली। बताओ कौन सी रूट है? जल्दी बताओ कौन सी रूट है? टैप रूट। यहां पर जो मोनोकॉट होते हैं उनकी यूजुअली रूट ये वाली होती हैं। क्या है ये? फाइबरस रूट। अब अगर डाइकोटिलिडन में टैप रूट है तो लीफ कैसी होगी? कैसी होगी लीफ? कमेंट टाइम स्टैंप लगा के मुझे कमेंट करके बताओ आंसर अभी, कौन बताएगा? कैसे होंगे बेटा? रेटिकुलेट, है ना। सो दिस इज द कैटेगराइजेशन। अगर किसी प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन की लीफ तो उसकी रूट टैप रूट, उसका सीड डाइकॉट। अगर किसी प्लांट में जो लीफ है वो पैरेलल वेनेशन वाली है तो रूट होगा फाइबरस और सीड होगा मोनोकॉट। एम आई क्लियर? डिफरेंस समझ में आ गया? चलो फटाफट पढ़ते हैं। प्लांट्स विद डाइकॉट सीड यूजुअली हैव रेटिकुलेट वेनेशन एंड टैप रूट सिस्टम। एग्जांपल किडनी बीन्स बता दिया मैंने, है ना। प्लांट्स विद मोनोकॉट सीड्स टिपिकली हैव पैरेलल वेनेशन एंड फाइबरस रूट सिस्टम, फॉर एग्जांपल ग्रास, मेज। एम आई क्लियर? अंडरस्टूड? समझ में आया बेटा? क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो 100% एग्जाम में आते हैं, ये उन्हीं में से 100% वालों में से है। रेटिकुलेट, ये लीफ का वेनेशन, रूट और ये सीड, पक्का पेपर लीक हो गया। ठीक है, ऐसे वाला। चलो आगे देखते हैं। नाउ लेट्स समराइज बेटा, यही जो मैंने अभी बताया उसको समराइज करने के लिए मैंने क्या बताया था? अगर किसी का प्लांट ऐसा ऊपर और उसकी लीफ के दो पार्ट ऐसे, तो यानी उसके सीड के भी दो पार्ट होंगे, ऐसे वाले, ऐसे वाले। ठीक है, और उसके रूट में भी मेन और फिर यहां पे ये ऐसा होगा, है ना। और अगर कोई प्लांट होगा इस तरीके का जहां पर लीफ में कोई पार्टीशन नहीं होगा, पैरेलल जाएगा, तो उसकी रूट्स भी ऐसी होंगी और उसका सीड भी सिंगल होगा। दैट्स इट, हो गया याद सारा। देखो डाइकॉट प्लांट, मोनोकॉट प्लांट, अब ये समराइज खुद करोगे, हम मैंने बता दिया आपको डिटेल में सारा। एम आई क्लियर?
So this was the grouping of plants beta. I hope you were able to understand. Now let's move ahead and let's go for the diversity in the animals. बेटा जैसे plants में diversity है वैसे animals में भी diversity है, that you know, but how to group them. देखो यहाँ पे एक और टेबल मैंने बनाए हुए, have a look here. यहाँ पर क्या हुआ बेटा, the type of movement, वो टाइप ऑफ मूवमेंट के लिए कौन सा बॉडी पार्ट यूज होता है, देन हैबिटेट कौन सा हैबिटेट में वो यूज होता है, दैट टाइप ऑफ मूवमेंट एंड द एग्जांपल्स. सो दिस इज वन ऑफ द टेबल वेयर वी हैव ग्रुप्ड द एनिमल्स, है ना. अब देखो ये एक टाइप का कैटेगराइजेशन है, बेसिकली ग्रुपिंग है ना. हमने सारे फ्लाइंग वाले एनिमल्स को लेट्स से एक साथ कर लिया. तो फ्लाई किससे करते हैं, विंग से करते हैं, है ना. कहाँ करते हैं, एयर में करते हैं. कौन कौन करते हैं, एग्जाम्पल आप खुद देख लो, ठीक है. और देखो रनिंग वॉकिंग कौन कौन किससे कर सकते हैं, लेग से. वेयर यू विल डू रनिंग एंड वॉकिंग, ऑब्वियसली लैंड पे, है ना. तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आ गया. एंड एग्जाम्पल अगेन यू कैन राइट डाउन ऑन योर ओन, ठीक है. क्रॉलिंग, बेटा क्रॉल कौन कहाँ किससे करेंगे, क्रॉल अगेन लेग से करेंगे या तो स्किन से करेंगे. छोटे छोटे एनिमल जो सेंटीपीड होते हैं उनके लेग्स होते हैं. स्नेक ले लो, अर्थवर्म ले लो, उनके पास लेग तो नहीं होते लेकिन स्किन से वो क्रॉल कर सकते हैं, है ना. तो कहाँ करते हैं, लैंड पे करते हैं अगेन, है ना. अब एग्जाम्पल अगेन स्नेक एंड सेंटीपीड, दीज ऑल, ठीक है. और देखो हॉपिंग एंड जंपिंग. अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं बेटा जो वॉक नहीं करते या रन नहीं करते, वो ऐसे जंप 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 करके जाते हैं, है ना. तो उसके लिए अगेन चाहिए क्या, लेग्स. कहाँ करते हैं, लैंड पे. अगेन उनकी ग्रुपिंग, उनके एग्जाम्पल अलग से पता है ना. एग्जाम्पल कैंगरू, है ना. और देखो स्विमिंग, अब स्विमिंग तो पता ही है, ठीक है. सो बेटा दिस इज वन ऑफ द कैटेगराइजेशन और वन ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स यू कैन से. बेटा नाउ इफ यू विल पे अटेंशन हेयर, जहां पर हमने ग्रुपिंग करी ना वहां पर हर जगह हैबिटेट आया, है ना. तो अगर हम हैबिटेट के बारे में पहले पढ़ लेना एनिमल्स की ग्रुपिंग से पहले, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू कॉम्प्रीहेंड. आपके एनसीईआरटी में पहले ग्रुपिंग दी हुई है एनिमल्स की एंड उसके बाद फिर हैबिटेट और एडेप्टेशन के बारे में बताया हुआ है. यहां पर बेटा पहले मैं आपको हैबिटेट और एडेप्टेशन पढ़ाऊंगी, उसके बाद वी विल गो फॉर द ग्रुपिंग, ठीक है. सो दैट यू कैन कॉम्प्रीहेंड, यू विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड मोर, ट्रस्ट मी, ठीक है. चलो देखते हैं आगे. नाउ प्लांट्स एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब उनका डिफरेंट डिफरेंट एरिया यानी हैबिटेट, ठीक है. हैव अ लुक हियर बेटा, वी फाइंड डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग, है ना. बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन देयर हैबिटेट, उनकी जगह अलग अलग होती है, उनका सराउंडिंग अलग होता है, तो अलग अलग एनिमल होते हैं. नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हैबिटेट, डेफिनेशन ऑफ हैबिटेट बेसिकली, है ना. अब हैबिटेट मैंने शुरू में बताया था बेटा, हैबिटेट इज अ होम. लेकिन कौन सा होम, ऐसे जो ब्रिक वाला होम जो हमारा घर होता है वैसा, नो, इट इज द नेचुरल होम, है ना. नेचर से वो मिला हुआ है उनको पहले से, ठीक है. देखो a habitat is the natural environment where the plants or animals live providing the necessary condition. बेटा वो एक ऐसा हैबिटेट होता है जहां पर ऑलरेडी सब कुछ होता है. हमारी तरह प्लांट्स और एनिमल्स को जाकर सुपरमार्केट से सामान नहीं लेके आना पड़ता, यानी ऑनलाइन डिलीवरी नहीं करवानी पड़ती, है ना. वहां पर जो आसपास उनका नेचर होगा वहां पर उनको वाटर भी मिलेगा, फूड भी मिलेगा, सब कुछ अवेलेबल होता है उस हैबिटेट में, ठीक है. आगे देखते हैं. फॉर सर्वाइवल सच एज फूड, वाटर, शेल्टर एंड स्पेस, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है. अब बेटा जो ये हैबिटेट होते हैं ना अलग अलग, जैसे मान लो डेजर्ट वाला, है ना. तो डेजर्ट वाले हैबिटेट में जो कैक्टस है, जो कैमल है, वो ऐसे ही नहीं रह रहे बेटा, उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते हैं. ऐसे वन डे में नहीं, ऐसे नहीं कि आज एक कैमल को छोड़ के आओगे और एकदम से उसके फीट बड़े हो जाएंगे, नहीं. The changes in their body structure, body shape, this takes a lot of time, है ना. Why there is a change? To adjust in their habitat. हर कोई एनिमल अपने एरिया में, अपने हैबिटेट में अच्छे से रह सके, कंफर्टेबली रह सके, इसके लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी बॉडी में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है. देखो कैसे, ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द प्लांट्स एंड एनिमल्स अडैप्ट देमसेल्फ यानी ब्रिंग द चेंजेस अमंग देमसेल्फ to live in that specific habitat that suits their need. और इस चेंज को बोला जाता है बेटा अडैप्टेशन. ये चेंज क्या है, अडैप्टेशन है, ठीक है. एक दिन में होता है क्या, नो, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, ठीक है. देखो तो अडैप्टेशन आर द स्पेशल फीचर्स और बिहेवियर्स दैट हेल्प द प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन देयर इन्वायरमेंट. मैंने क्या बताया, लेट्स से कैमल का हम्प, कैमल के फीट, कैमल के टॉल वाले फीट या फिर उसके जो आईलिट्स होती हैं, दीज आर ऑल द अडैप्टेशन. उस अडैप्टेशन से क्या हो रहा है, कैमल अपने हैबिटेट में कंफर्टेबली रह पा रहा है. अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी उसको, है ना. दीज अडैप्टेशन मेक्स इट इजियर फॉर देम टू फाइंड फूड, स्टे सेफ एंड लिव इन देयर एनवायरनमेंट.
बेटा अगर ये अडेप्टेशन होंगी तो वो आराम से अपने लिए खाना ढूंढ पाएंगे, यानी खाना स्टोर भी कर सकते हैं, है ना, दीज ऑल थिंग्स, और कंफर्टेबली रह सकते हैं, ठीक है। और बेटा जो ये अडेप्टेशन आता है ना, मीन्स जो ये बॉडी में थोड़ा मोड़ा चेंज आता है ना, ये बेटा नेचर का तरीका है किसी भी ऑर्गेनिज्म को फिट करने के लिए कि वो आराम से अपना कंफर्टेबली रह सके, ठीक है। दिस इज द नेचर्स वे, गॉट इट। चलो देखो यहां पर, adaptation are like nature's way of making the sure that every living organism lives comfortably in their environment, ठीक है, got it। चलो आगे देखते हैं बेटा, नाउ लेट्स सी द डाइवर्सिटी इन द हैबिटेट। अभी हमने हैबिटेट क्या होता है और कैसे एनिमल वहां रह सकता है, कैसे रह सकता है, बिकॉज ऑफ अडेप्टेशन, ठीक है। अब देखते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट के बारे में फटाफट। सबसे पहले आता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है। टेरेस्ट्रियल मतलब पता है ना, लैंड हैबिटेट। अब लैंड क्या एक ही टाइप का होता है? नो, लैंड में भी तो वैरायटी होती है। तो लैंड हैबिटेट के हिसाब से देयर आर फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन, और इसके अलावा और भी हो सकते हैं, है ना। अभी के लिए इतने काफी हैं, ठीक है। देखो फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज, डेंस ट्रीज। अब उनके फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल मिलते हैं ये मुझे बताने की जरूरत है क्या? कुछ भी लिख लेना आप, है ना। देखो यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, एग्जाम्पल्स आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वहां पे स्पीशीज कौन से मिलेंगे? मंकी मिल जाएगा, स्नेक मिल जाएगा, बेयर मिल जाएगा, फॉक्स मिल जाएगा, कुछ भी लिख लो। यहाँ देखो डेजर्ट में आ जाते हैं। डेजर्ट कैसा होता है बेटा? ड्राई, ड्राई, वेरी लेस वेजिटेशन, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, है ना। कौन कौन से एग्जाम्पल खुद लिख लेना, कैक्टस, कैमल, रैट, स्नेक, दीज ऑल, ठीक है। चलो कमिंग टू ग्रासलैंड। बेटा ग्रासलैंड ऐसा हैबिटेट जहां पे ग्रास होती है बहुत ज्यादा, ट्रीज होते हैं कम, और ग्रासलैंड में यूजुअली मिलते हैं आपको टाइगर्स एंड लायंस, क्योंकि उनको वो ग्रास में ना वो कैमोफ्लेज हो जाते हैं। ग्रास येलो येलो अगर ग्रास होगी उसमें छुप सकते हैं वो, है ना। तो बेटा यहाँ पर बहुत सारे आपको वैरायटी ऑफ एनिमल्स मिलते हैं, जिराफ, जेब्रा, दिस टाइगर, लायन, डियर, ये सब, ठीक है। कमिंग टू माउंटेन। माउंटेन कैसा होता है? कैसा होता है माउंटेन बताओ? ऐसे पीक होती है ना माउंटेन की, यानी स्लोपी होता है, और वहां बहुत बड़े बड़े रॉक्स होते हैं। तो माउंटेन इज अ हैबिटेट वेयर देयर इज अ स्लोप एंड रॉकी सरफेस, ठीक है। तो वहां के एनिमल्स के लिए भी फिर वैसे ही अडेप्टेशन होता है बेटा उनमें, ठीक है। देखो कैसे कौन कौन से एनिमल मिलते हैं माउंटेन में? याक, गोट, अल्पाका गोट, है ना, स्पेसिफिक गोट मिलती है, और वहां का स्पेसिफिक कैमल भी होता है। अभी कैमल के बारे में पढ़ेंगे वहां के, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। लेट्स गो टू द अनदर हैबिटेट दैट इज एक्वेटिक हैबिटेट, है ना। अब बेटा एक्वेटिक हैबिटेट भी तो दो टाइप के हो सकते हैं ना, फ्रेश वाटर वाला और मैरीन वाला, यानी कि ओशन वाला, है ना। फ्रेश वाटर हैबिटेट क्या होगा? जैसे कि लेक, पॉन्ड या फिर रिवर। और अगर आप मैरीन हैबिटेट की बात कर लोगे तो ओशन, सी, दीज ऑल, ठीक है। यहां पर देखते हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट में कैसे मिलते हैं बेटा आपको, कैसे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं? छोटे छोटे वाले फिशेस छोटी होंगी, है ना, छोटे छोटे वाले ऑर्गेनिज्म होंगे। लेकिन अगर ओशन में चले जाओगे, यानी सी में चले जाओगे, फिर आपको वेल, शार्क सब मिल जाएगा वहां पर, है ना। तो अलग अलग हैबिटेट, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब बेटा इसके अलावा भी एक और हैबिटेट होता है, कौन सा? एम्फीबियस हैबिटेट। अब मुझे कौन बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फीबियन? टाइम, अभी टाइम स्टैम्प के साथ मुझे आंसर बताओ इसका, किसको पता है? एम्फीबियस हैबिटेट, such the habitat where amphibians can stay. And now what are amphibians? अब आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। अब मैं बताती हूँ, those organisms, those living animals which can live both on land and both on water, है ना। लैंड और वाटर दोनों में वो रह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, टॉर्टॉइज, है ना। देखो यहाँ पर, सो दीज आर, अब उनमें अडेप्टेशन भी वैसी होती है बेटा, फिर उनकी अडेप्टेशन भी वैसी होती है कि वो वाटर में जाके भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। हम रह सकते हैं क्या वाटर में? हम नहीं रह सकते, हम तो ब्रीद ही नहीं कर पाएंगे वहां पर। लेकिन उनमें ऐसा अडेप्टेशन होता है कि वो वाटर में जाके भी ब्रीथ कर सकते हैं और लैंड में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगेन अडेप्टेशन, क्लियर, अंडरस्टूड दिस मच? चलो नाउ लेट्स गो फॉर दी सम कॉमन अडेप्टेशन। बेटा अभी हमने पढ़ा हैबिटेट के बारे में, अब हम हैबिटेट के डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट के बेसिस पे क्या क्या अडेप्टेशन होती है उसको पढ़ेंगे, और जहां जहां पे जो इंपॉर्टेंट होगा बताऊंगी आपको, ठीक है। चलो देखो, द फर्स्ट वन, फिश। दिस इज गोट। कहाँ मिलती है फिश? वाटर में। तो वाटर के हिसाब से इसका अडेप्टेशन क्या होगा बताओ? इसके पास ऐसी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइंड वर्ड अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, 1 मार्कर में डेफिनेशन आ जाती है इसकी, व्हाट इज स्ट्रीमलाइंड शेप, है ना। हाउ स्ट्रीमलाइंड शेप इज हेल्पफुल फॉर फिश, ऐसे करके, है ना। अब पहले तो स्ट्रीमलाइंड शेप समझो, सच शेप विच इज पॉइंटेड एट द एंड
एंड ब्रॉड एट द सेंटर। ये देखो, ये सेंटर में ऐसा ब्रॉड सा है ना, और कॉर्नर पे पॉइंटेड है। तो सच शेप विच इज ब्रॉड एट द सेंटर एंड पॉइंटेड एट द एंड, उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप। और ये क्यों हेल्पफुल है? दिस शेप हेल्प्स द फिश टू कट थ्रू द वाटर। आराम से वाटर के बीच से वो ऐसे स्विंग करके निकल सकती है। ठीक है, समझ आया? और इसी के बेसिस बेटा देखो, बोट भी तो ऐसी होती है ना, स्ट्रीमलाइंड होती है। फिश को देख के बनाया साइंटिस्ट ने बोट, पता है आपको? सच बता रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। यस, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द अडेप्टेशन। इसके अलावा फिश के पास क्या होता है? गिल्स टू ब्रीद इन वाटर, है ना? सो दिस इज द अडेप्टेशन। हियर अगर गोट में आ जाएंगे तो इट मूव्स विद द लेग, और इसके पास क्या होता है? ब्रीथ करने के लिए लंग्स होते हैं, है ना? और देखो, ये बेटा स्ट्रीमलाइंड को यहाँ पे डेफिनेशन फॉर्म में दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो। अदरवाइज आई हैव टोल्ड यू दैट आई विल शेयर द नोट्स ऑन द टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन देयर। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, गोट ये तो नॉर्मल गोट है, माउंटेन गोट भी तो होती है। अब माउंटेन गोट इस वाले गोट से अलग होती है ना? उसका अडेप्टेशन कैसा होगा? वो रॉकी और स्लोपी सरफेस पे चलने वाला होगा, है ना? सो दैट इट कैन वॉक देयर नॉर्मली। ऐसे वाले गोट को भेज दोगे तो चल भी नहीं पाएगी, ठीक है, नहीं चल पाते। करेक्ट, चलो और देखते हैं आगे। Now let's see the adaptation in plants and animals based on these two different habitat, desert वाला और cold mountain वाला, है ना? अब पहले तो इनका एरिया समझते हैं। बेटा डेजर्ट में क्या होता है? डेजर्ट में होता है एक्सट्रीम हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम और कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट टाइम। और माउंटेन में क्या होता है? माउंटेन में मैक्सिमम टाइम, दिन हो चाहे रात हो, एवरी टाइम इट इज कोल्ड। ठीक है, अब देखो डिफरेंस। हियर एक्सट्रीम हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड नाइट, हियर एक्सट्रीमली कोल्ड, फ्रिक्वेंट स्नोफॉल भी होता है माउंटेन्स में। ठीक है, अब देखो डिफरेंस इन द प्लांट्स। पहले प्लांट्स का डिफरेंस देखते हैं। ये है आपका डेजर्ट, ये है आपका माउंटेन का प्लांट। सी द डिफरेंस, सी द डिफरेंस। दिस इज कैक्टस, बताने की जरूरत नहीं है ना? देखो क्या क्या होता है इसमें बेटा। इसमें कैक्टस में जो होता है, जो प्लांट होता है वो थिक होता है। ये थिक क्या है? ये जो थिक वाला ग्रीन पार्ट है वो क्या है बेटा? वो स्टेम है। इसके लीफ कहाँ है? कहाँ होते हैं कैक्टस के लीफ, पता है? दीज स्मॉल स्मॉल स्पाइन्स, दीज आर द लीव्स ऑफ द कैक्टस। नाउ सी द अडेप्टेशन। बेटा लीव्स में ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां से पानी एवेपोरेट हो जाता है। तो कैक्टस अपनी लीफ को ही मॉडिफाई करके स्पाइन बना दिया। तो अगर स्पाइन बन गया तो इसका मतलब छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं लीफ में वो खत्म हो गए ना। तो देखो वाटर लॉस नहीं होता इससे। दिस इज अडेप्टेशन। चलो, कैक्टस प्लांट विथ थिक एंड फ्लैशी स्टेम। ये जो थिक वाला पार्ट है यही स्टेम है इसका। It helps to survive in hot and dry condition. Leaves are modified into spine to prevent the loss of water. अगर किसी बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आया कि वाटर कैसे बचेगा, लीफ अगर स्पाइन में टर्न हो गई तो वाटर कैसे बचेगा? लीफ में बेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स से पानी एवेपोरेट होके खत्म हो जाता है। तो अगर लीफ ही खत्म हो गई, स्पाइन में टर्न हो गई तो पोर्स खत्म तो पानी नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस टाइप ऑफ प्लांट। कौन सा प्लांट है ये? डिओडर बोलते हैं इसको, देवदार ही बोलते हैं। ठीक है, देखो देवदार ट्रीज विथ अ कोनिकल शेप। कोनिकल शेप है, क्यों है कोनिकल शेप? कोनिकल शेप इसलिए है क्योंकि अगर जो स्नोफॉल हुआ है ना, वो स्नोफॉल अगर बहुत देर तक रह गया तो इसके जो ब्रांचेस हैं वो टूट जाएंगी। तो कोनिकल शेप से क्या होता है? द स्नो कैन स्लाइड ऑफ। ठीक है, देखो अपने आप को बचाने का तरीका है ना। ये देखो, deodar trees with a conical shape and sloping branch that allow the snow to slide off easily and help them to survive. Clear? See the adaptation. Got it? चलो अभी चलते हैं हम एनिमल्स में बेटा। ठीक है, अभी तो हमने प्लांट्स पढ़ा, अब एनिमल्स देख लेते हैं। एनिमल्स में आपको ये इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। डेजर्ट कैमल और माउंटेन कैमल, दो कैमल हैं। अब अंतर देखो बेटा, अभी पहले डिफरेंशिएशन से पहले एक बार खुद ही समझ लो सारा, तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कैमल के लेग देखो और इस वाले कैमल के लेग देखो, क्या डिफरेंस है बताओ, जल्दी बताओ। हेयर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, है ना। इसके लेग बहुत बड़े हैं, इसके लेग कैसे छोटे, क्यों हैं बताओ? वाई? बिकॉज हेयर इन द डेजर्ट द सैंड बिकम्स वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, है ना। सैंड इतना गर्म हो जाता है ना, तो उसके पास रहेगी बॉडी तो बॉडी पूरी जलेगी। तो बॉडी को सैंड से दूर रखने के लिए इस कैमल में ये अडेप्टेशन है कि इसके लेग्स बड़े होते हैं। ठीक है, सेकंड यहां देखो, यहां वाले अडेप्ट इसमें देखो इसके लेग्स शॉर्ट है, अगेन टू कंजर्व द बॉडी हीट। यहां पर डबल हम्प,
यहाँ पर सिंगल हम्प, है ना बेटा। जो माउंटेन रीजन होता है वहां पर ड्यूरिंग द पीक विंटर्स इतना ज्यादा स्नोफॉल होता है कि वहां पे खाना पानी सब कुछ नहीं मिलता उस टाइम पे, है ना। सो डबल हेम्प हेल्प्स द कैमल टू स्टोर फूड फॉर अ लॉन्गर टाइम। यहां पर ऐसी कंडीशन नहीं होती यूजुअली, दैट्स व्हाई। ठीक है, और देखो और क्या डिफरेंस दिख रहा है इसके अलावा। हेयर द बॉडी पार्ट इज हैविंग लेस हेयर। हेयर यहां देखो कितने बड़े बड़े से हेयर्स हैं। अगेन क्यों है? टू गिव दैट वार्मथ, है ना, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड विंटर्स। ठीक है, चलो अब देखो डिफरेंस। द कैमल इन द डेजर्ट हैज लॉन्ग लेग्स विद वाइड हूव्स। इनके हूव्स बेटा, हूव्स क्या होते हैं? हूव्स क्या होते हैं? जो लेग के नीचे वाला पार्ट होता है, इसके जो हूव्स होते हैं वो बहुत ऐसे बड़े से होते हैं बेटा। क्यों होते हैं? अगर जितना बड़ा हूव होगा वो सैंड के अंदर बिल्कुल पाँव नहीं चला जाएगा, है ना। आप कभी भी ध्यान दो बेटा, अगर एक ब्रॉड वाला स्लीपर होगा और एक पॉइंटेड वाली मम्मा की हील होगी, दोनों में से किस में आपको सैंड में चलने में इजी पड़ेगा? ब्रॉड वाले स्लीपर में। मम्मा की हील पहन के चलोगे तो वो तो नीचे चली जाएगी, कैसे चलोगे, है ना। तो सेम थिंग अप्लाइज हियर। यहाँ पर कैमल के जो नीचे वाला ब्रॉड पार्ट होता है, वो हूव्स होते हैं, वो बहुत ब्रॉड होते हैं, सो दैट इट डजंट गो सिंक इनसाइड द सैंड। ठीक है, आगे देखो। सो विदाउट सिंकिंग इनटू द सैंड, कैमल इन द हॉट डेजर्ट हैव वन हम्प दैट हेल्प टू सर्वाइव देम ड्यूरिंग द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। यहाँ देखो कि here camel excrete very less amount of urine and their dung is dry. Again a very important point for the desert camel. बेटा desert camel do not urinate much, है ना। अगर वो सपोज उनका यूरिन जो एक्सक्रीटा होता है वो भी बहुत कम क्वांटिटी का होता है। क्यों? क्योंकि पानी लॉस हो जाएगा ना, है ना, वाटर लॉस को बचाने के लिए। और उसके अलावा उनका डंग भी बिल्कुल ड्राई होता है। ठीक है, उसके अलावा दे डू नॉट स्वेट, स्वेटिंग भी नहीं होती इनमें। स्वेटिंग में क्या होता है? बहुत सारा वाटर लॉस हो जाता है, तो वो भी नहीं होता। अ कैमल डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, दे कैन सर्वाइव फ्रॉम मेनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, यहां देखते हैं बेटा, यहां पे क्या है? द हाइट एंड द लेग्स ऑफ द कैमल इन कोल्ड डेजर्ट आर कंपेरेटिवली शॉर्टर देन द दोज फाउंड इन द हॉट डेजर्ट। बताया था मैंने, इनके लेग्स छोटे होते हैं कंपेरिजन टू देम। अदर देन these short legs allow them to walk easily on the mountain region. बेटा माउंटेन होते हैं स्लोपी, रॉकी। अब इतने बड़े बड़े पाँव से अगर चलेंगे तो गिरने के चांस ज्यादा होते हैं ना, स्टेबिलिटी कम हो जाती है, बॉडी इतनी ऊपर होती है जमीन से, है ना, तो ऐसे इधर उधर गिरने के चांस कम होते हैं, ज्यादा होते हैं। अब छोटी बॉडी में क्या होता है? कॉम्पैक्ट है, तो कॉम्पैक्ट बॉडी बैलेंस बनाने में ईजी रहता है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो वो देखे आपने कभी भी किसी भी सर्कस में कुछ ऐसे पीपल होते हैं जो ऐसे लंबे से डंडे पे चलते हैं, है ना, कभी देखा है? 2 डंडों पे वो ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर वॉक करके दिखाते हैं आपको। अब इमेजिन करो वैसे ही लेग होते हैं इस कैमल के। अब उसमें बैलेंस करना इजी है कि अपने लेग्स में बैलेंस करना इजी है? अपने लेग्स में, है ना, क्योंकि हमारे लेग्स की डिस्टेंस छोटी हो जाती है। द सेम थिंग। ठीक है, सो दिस कैमल कैन बैलेंस। क्लियर? आगे देखते हैं। कैमल्स इन द कोल्ड डेजर्ट हैव 2 हम्प्स टू स्टोर फूड। बता दिया मैंने आपको। These 2 humps shrink in late winters. बेटा अगर लेट विंटर्स में आप, यानी विंटर जब खत्म होने वाली होगी उस टाइम पे अगर जाके आप ये हम को देखोगे ना तो लगेगा है ही नहीं, खत्म हो जाते हैं। Why? Because all the fat, all the food that is reserved there वो सारा यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Because there is not much food available in the cold desert and they have to use this stored food in their humps during that time. ये क्वेश्चन बेटा आ सकता है दैट ड्यूरिंग द एंड ऑफ द विंटर्स या फिर ड्यूरिंग द लेट विंटर्स व्हाई द हम्प ऑफ द माउंटेन कैमल डिसअपियर्स और श्रिंक, नॉट डिसअपियर वर्ड नहीं आएगा, श्रिंक। चलो आगे चलते हैं। नाउ बेटा देयर इज वन स्पेशल टाइप ऑफ फ्लावर व्हिच इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी। क्या नाम है उसका? रोडोडेंड्रॉन्स। स्पेलिंग बड़ी ऐसे टिपिकल से लगती है, कुछ नहीं है, उसको ब्रेक करके पढ़ो। ये देखो rhododendrons. So rhododendrons are the plants that produces beautiful bright flowers, है ना। They can be found in different region and may look different depending on where they grow. अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा? हमने इससे पहले कैमल के बारे में पढ़ा। तो कैमल तो अपने आप में एक स्पीशीज है ना बेटा, लेकिन उसमें भी कितनी वैरायटी थी, डिपेंडिंग कि वो कहाँ मिल रहे थे, है ना। एक कैमल था जो बड़ा टॉल सा था, एक था शॉर्ट वाला, है ना, माउंटेन और डेजर्ट के हिसाब से। ऐसे ही बेटा रोडोडेंड्रॉन इज अ वन टाइप ऑफ प्लांट, लेकिन उसकी भी वैरायटी मिल सकती है डिपेंडिंग कि वो कहाँ मिल रहा है ना। ये देखो
दिस इज वन ऑफ द रोडोडेंड्रॉन, और ये भी रोडोडेंड्रॉन है. नाउ सी द डिफरेंस इन द कलर एंड द हाइट ऑफ द प्लांट ऑल्सो. ये छोटा सा है, ये बहुत बड़ा है ना. अब हैव अ लुक हियर, कहाँ है ये वाला रोडोडेंड्रॉन मिलता है नीलगिरी में, है ना. नीलगिरी कहाँ है? साउथ इंडिया में. ठीक है, देखो नीलगिरी में क्या मिलता है, यहाँ पे कैसा होता है, रोडोडेंड्रॉन्स आर ऑफ शॉर्टर हाइट एंड हैव स्मॉलर लीव्स टू सर्वाइव थ्रू द हेवी विंड ऑफ द माउंटेन टॉप्स. बेटा ये जो नीलगिरी हिल्स होते हैं ना, यहाँ बहुत तेज हवा चलती है. अब अगर टॉल ट्री होगा तो गिरने के चांसेस ज्यादा है ना. तो यहाँ पर देखो इसने हाइट अपनी शॉर्ट कर ली, तो अगर बहुत तेज हवा भी चलेगी तभी वो प्लांट सर्वाइव कर जाएगा. ठीक है, यहाँ वाले में देखते हैं. दिस टाइप ऑफ रोडोडेंड्रॉन इज अवेलेबल इन सिक्किम वाला रीजन. ठीक है, कैसा होता है, दीज रोडोडेंड्रॉन्स आर नियर बाय इन माउंटेन्स एंड दीज आर यूजुअली टॉलर. ये कैसे होते हैं? टॉल होते हैं. Am I clear? So beta, these are some of the basic adaptation that you have to understand and you have to remember also. यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, now let's see how we can protect the biodiversity. बेटा biodiversity वर्ड समझ में आ गया होगा, I hope now. Now बेटा इतनी वैरायटी ऑफ जो ये प्लांट और एनिमल है ना, ये सारे के सारे सेफ नहीं है. कई सारे प्लांट और एनिमल ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेंजर्ड? यानी कि वो खत्म होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, है ना. उनके कुछ ही अब मेंबर्स बचे हैं हमारे पूरे इस अर्थ में. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इंडेंजर्ड. गॉट इट? सो दैट्स व्हाई वी नीड टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी. अब कैसे प्रोटेक्ट करेंगे बेटा, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे बताओ. अब आप एक एक जाके एनिमल्स को तो सेव नहीं कर सकते, तो बेटा सबसे मेन तरीका है बायोडाइवर्सिटी को सेव करने का कि उनके हैबिटेट को सेव रखो. अब अगर फॉरेस्ट है, मान लो अगर फॉरेस्ट पूरा खत्म कर दिया तो उसका जो एनिमल्स और प्लांट्स है वो कहाँ जाएंगे? वो भी तो खत्म हो जाएंगे, है ना. सो फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू प्रोटेक्ट देयर एनवायरनमेंट. उसके अलावा वी शुड नॉट पॉल्यूट, है ना. ऐसा नहीं कि उनके वहां फॉरेस्ट में गए और वहां जाके चिप्स के पैकेट और सब फेंक के आ गए. डोंट डू दैट. ठीक है, अगर वो खा लेंगे वो चोक हो सकते हैं, अगेन डेंजर. ठीक है, लेट्स सी हाउ और व्हाट ऑल वी कैन डू. यहाँ देखो, टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी वी नीड टू टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट. दिस इंक्लूड्स do not pollute the surrounding, conserve natural habitat and using the resource sustainably. ठीक है, by protecting biodiversity we can ensure that each and every living organism is safe. Got it? Now बेटा ये तो एक मैंने आपको theoretical बता दिया. Now as a student what you can do, बताओ क्या कर सकते हो आप trees को plant कर सकते हो, है ना. आप प्लास्टिक का यूज कम कर सकते हो. मैंने बताया था चिप्स का पैकेट ये सब नहीं, ऐसे फेंकना नहीं इधर उधर. उसके अलावा आप वाइल्ड लाइफ सपोर्ट जो ऐसे कैंपेन चला सकते हो कि जहां पे आप बता सको कि कंजर्व द वाइल्ड लाइफ. ठीक है, अब बेटा ये था जो आप कर सकते हो. इसके अलावा गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है टू कंजर्व दिस बायोडाइवर्सिटी. क्या कर रही है ये देखो, दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ योर बुक. ठीक है, ये क्या है? बंगाल टाइगर. ये क्या है? चीता. व्हाट इज दिस? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. इट्स अ बर्ड. ये सारे इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं. ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग कैंपेन हुए थे. कौन कौन से हुए थे फटाफट देखते हैं. द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैव डिक्लाइंड इन इंडिया ड्यू टू द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट. देखो मैंने क्या बताया था, हैबिटेट छिन जाएगा तो अपने आप ही लिविंग ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो जाएंगे, है ना. तो क्यों ये इंडेंजर्ड में आए? क्योंकि इनका हैबिटेट लॉस हो गया. ठीक है, अब इसके लिए क्या किया? The government of India has initiated several projects to conserve the biodiversity, and the first thing was the Project Tiger. Project Tiger, which was initiated in 1973 to protect the declining population of Bengal tiger. इसके लिए Project Tiger किसके लिए यूज हुआ था? बंगाल टाइगर के लिए, टू सेव द बंगाल टाइगर. ठीक है, उसके अलावा था एक चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट. किसके लिए होगा? इसके लिए होगा, चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट. ठीक है, कब शुरू हुआ था? 2022 में. इसके अलावा बेटा द हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द प्रोटेक्टेड एरिया इन द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र. ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये इन 3 स्टेट्स में ज्यादातर मिलता है. कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में. तो ये जहां पर भी मिलता है ना उस एरिया को ही प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया गया है. मींस वहां पर जाके आप कोई कटिंग नहीं हो सकती, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये है आपका, ये है गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएशन. ठीक है, नाउ बेटा गवर्नमेंट और हमारे अलावा देयर आर सम पीपल जिन्होंने बहुत काम किया बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए. उनमें से एक थी ये. कौन है ये? जानकी अम्मल. क्या नाम है? जानकी अम्मल, है ना.
इन्होंने बेटा, शी वॉज अ बॉटनिस्ट, ये एक बॉटनिस्ट क्या थे, जो प्लांट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं ना, वो थी ये। तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, इन्होंने एक साइलेंट वैली मूवमेंट, कहाँ है ये बेटा, साइलेंट वैली मूवमेंट इज इन केरला, ठीक है, इट इज इन केरला। हुआ क्या था, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताती हूँ। यहाँ पर एक डैम बनाने की प्रोसेस चल रही थी, और जब भी डैम बनता है ना, तो डैम जब बनता है तो वहां पे, डैम कहाँ होता है बेटा, माउंटेन्स के बीच में, हाइट में डैम होता है ना, तो जहां पर डैम बनेगा वहां पर सारे के सारा वेजिटेशन खत्म, ठीक है। तो इन्होंने उस डैम को रोकने के लिए बहुत कैंपेन करे, बहुत जगह अपनी बात पहुंचाई, और फाइनली उस प्रोजेक्ट को रोका गया टू सेव द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दिस रीजन, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज वाज द सक्सेस स्टोरी ऑफ सेव साइलेंट वैली प्रोजेक्ट। डैम बनाने से रोका गया था। Am I clear? With this, we are done with this lengthy chapter. I hope you were able to understand the meaning of biodiversity, its importance, how to study about these plants and animals, and also understood the basic concept behind this chapter. ठीक है? Even then, if you're having any doubt, you can always ask in the comments. I will always revert back if your query is related to this concept. ठीक है? चलो, take care, and we will meet soon for the NCERT question solutions. Take care and bye bye.